हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 467। पिछले एपिसोड में एल्फ ट्राइब का कंपटीशन शुरू हो चुका था, हमने जिसकी पहली बैटल में एल्डर मार्वन का जलवा देखा होता है। हम इस एपिसोड की वहीं से शुरुआत करते हैं। हवा में मार्वन का थंडरस रोर गूंजता है। इवन बैरियर के प्रोटेक्शन के बाद भी वो एल्स अपने दिलों को कांपने से रोक नहीं पाते। ये रिनकार्नेशन की प्योर ऑप्रेसिव पावर थी। इवन वो सेकेंड मालिन जो कि आसमान में फ्लोट कर रहे थे और जो कि यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ओवरसीयर का, रियल की स्माइल के साथ बोलते हैं ये मार्वन, इसकी स्ट्रेंथ सिंपल नहीं है। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता है तो अगले 1000 साल में इसके पास हम फायर एल्फ की सीट पे आने का मौका होगा। ये पहली बैटल बहुत क्लीन, ब्रूटल और डिसाइसिव थी। एलिस की सर्वेंट एलिन वो ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ हारी होती है। हमारा ध्यान जाता है डिफ के ऊपर जो कि एलिस का दूसरा सबऑर्डिनेट था। वो फाइनली कदम आगे बढ़ा के बोलते हम ओल मार्वन। वो पहले उस अनकॉन्शियस एलन को उठाता है लेकिन उसकी कंडीशन को चेक करने की कोशिश नहीं करता। उसकी कोल्ड मर्डर्स और से भरी हुई आंखें सीधा मार्वन की ओर फोकस करती है। वो डिफ कहता है इतने सालों के बाद भी तो हमारी वेस्टर्न टाइप के सामने वही कुत्ते हो। जब तुम्हें लगता है कि छोटी सी बैटल को जीतने के बाद तुम्हारे पास हमारे सामने खड़े रहने की क्वालिफिकेशन आ गई है। मार्वन की आंखें फ्रॉस्टेड से भर जाती हैं। उनकी बॉडी से रिलीज होता है टेरिफाइंग ऑरा। बेसिकली दोनों के बीच की दुश्मनी काफी पुरानी थी। ये बस इस बैटल की बात नहीं थी। वो डिफ सीधा अरेना में पेयर हुआ था। हवा में फ्लोट करने वाले एल्डर मालिन हाथ नीचे करके बोलते हैं क्योंकि तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं। हमारा ध्यान जाता है डिफ के ऊपर। इसकी घमंड से भरी हंसी की आवाज गूंजती है, साथ में शाबू बूम 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 के साउंड के साथ उसकी बॉडी से निकलने वाली फोर्स बैरियर को भी हिला के रख देती है। वो हा करके बोलता है ओल्ड मैन, तो पिछली बार तो मेरे हाथ से बच गए थे लेकिन इस बार मैं तुम्हें मिट्टी मिला दूंगा। मार्वन भी डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं गुड, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। उनके हाथ में नीले रंग की नसें फूलने लगी थी। एक बूम के साउंड से उनका पैर टकराता है हवा में जिससे इनविजिबल फ्लेम की शॉक वेव्स बनती हैं। टेम्परेचर तुरंत बढ़ा था। ये दोनों ही फिगर्स वैनिश हो जाते हैं। बैटल अरीना के बिल्कुल सेंटर में गूंजती हैं बैंग 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 की आवाजें। तो फ्लेम से ढकी हुई रोशनियां बार बार एक दूसरे टकराती हैं तो इसमें क्रैक्स बनते हैं। फिर जगह जगह से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन रिलीज हुई थी। दोनों की स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट ईयर इनकार्नेशन की, इस वजह से परफेक्टली मैच थे। इनके अटैक्स की ऑटिक मीटियोर्स की तरह होते हैं। वर्ड हम करता है, अभी आंखें तो जान की विनर हो जाती है। शाओवी बगल से बोलता है बिग ब्रदर अगले राउंड में मैं फाइट करूंगा। ये इलेक्शन अगर हम हारते हैं, लेकिन जहाँ से वहीं पर रोक के बोलता है रिलैक्स, अभी के लिए तुम मुझे उस प्रिंसेस चैनचिन के बारे में बताओ। वो इशारा करता है ईस्टर्न ट्राइब की तरफ। हालांकि वो प्रिंसेस अर्लिस जो कि ऑब्वियस सुपीरियरिटी और कॉन्फिडेंस को रेडिएट कर रही थी, इसके डेंजर को जन कहीं न कहीं सेंस करता है। लेकिन जो प्रिंसेस चैनसन होती है जो कि हमेशा अपने चेहरे पे शांत और जेंटल एक्सप्रेशंस को लेकर रहती है, पर इसके बारे में जन की इंस्टिंक्ट चीखती है। एक गहरे खतरे की घंटी होती है। इवन उसकी जो टैरेंट बॉडी थी वो भी चैनचन को देख के रिएक्ट करती है कि जैसे कह रही हो कि वुमन बिल्कुल सिंपल नहीं है। हमारा ध्यान उस प्रिंसेस चैनचन के साइड में गया था। उसका एक रिइंकार्नेशन लेवल का गार्ड बोलता है प्रिंसेस, वो शावी के बगल में बैठा हुआ इंसान आपको बार बार देख रहा है। इस उनके प्रिंसेस चैनचन की चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई थी। जेड कुकन के ऊपर डांस करती है। वो कहती है इट डजंट मैटर, एक टाइम पे वॉर में जरूर टकराएंगे। वो गार्ड जिसका नाम सैमी था वो रिप्लाई करता है प्रिंसेस लगता है कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। साउदर्न ट्राइब के तीनों लोगों में बस मार्वन की स्ट्रेंथ थी, रिइंकार्नेशन टीयर को टच कर पाई है। वो इंसान तो रिइंकार्नेशन भी नहीं है। बस एक होली फ्लेम के बाद वो प्रिंसेस अली से भी कंपेयर नहीं कर सकता। हमारी विक्ट्री तो ऑलमोस्ट सर्टन है। हाउएवर ये देख के चैनचन अपने सिर को हिलाती है। आंखों में अनफेथेबल लाइट फ्लैश हुई थी। वो कहती है नहीं, हमेशा ऐसा होता नहीं जैसा हम सोचते हैं। वो की सेंस कर पा रही थी यहाँ एली स्ट्रॉन्ग है लेकिन जियान वेल उसके अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जिससे चैनचन को मौत का डर महसूस होता है। वे उसके ध्यान को खींचती अरीना के एक्सप्लोजन्स की आवाजें। अभी बैटल काफी वॉलेंट हो चुकी थी। दोनों फाइटर्स होते रिइंकार्नेशन लेवल पे। उस डिव के हाथ में होती एक मैसिव ब्राउन फायर स्पिरिट सोर्ड। वहीं पे मार्विन के हाथ में जायंट चेन थी जो वूजिंग साउंड के साथ हवा को चीर देती है। आसपास के 1000 मीटर के दायरे में डिस्टॉर्शन से फिर होते हैं। प्रेशर सबकी रूहें कपा रहा था। मार्विन कहते हैं मैं और नहीं खींच सकता। पिछली बैटल के बाद मैं ऑलरेडी अपनी स्टैंड को यूज कर चुका हूँ। टाइम आ चुका है मेरे ट्रम्प कार्ड का। उनके रिइंकार्नेशन फोर्स में बदलाव होते हैं। सुनाई देती है वुजिंग वुजिंग की साउंड्स। ये मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन चेन से निकलती हैं। इसके ऊपर कई ब्राउन पैटर्न्स अपीयर होने लगे थे। टेक्निक का नाम होता है रिइंकार्नेशन फायर चेन। वो अपनी चेन को एक झटका देते हैं। इसी जहरीले सांप की तरफ वो आगे बढ़ती है। ये चेन जहाँ जहाँ से निकलती है वो डिम होता है। ये अटैक एलन के खिलाफ यूज
यूज करके अटैक से ही कई गुना टेरिफाइंग था। वो डिफी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है फायर स्प्रेड सोर्ड, उसका ऑरा भी सैलाब की तरह फैला था, जिसे अब्सॉर्ब करती उसकी सोर्ड तुरंत ही इसमें चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली थी। टेम्परेचर सांसों को थमा देने वाला हो जाता है। वाली दोनों अल्टीमेट टेक्निक्स बूम की आवाज साथ एक दूसरे से कोलाइड हो जाती हैं। ये इम्पैक्ट बिल्कुल घायल बीस के कोलाइड होने जैसा था और इनकार्नेशन फोर्स बाहर की तरफ फटती है। पूरा बैरियर कांपा था जैसे ऑलरेडी कोलैप्स होने की कगार पे हो। लोग अपने मुंह को ढक के बोलते हैं कौन जीतेगा। उन वॉलेंट कियोटिक ओवरवेलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से ज्यादातर लोगों के दिमागों में रिजल्ट क्लियर नहीं होता है। ये बैटल दो इनकार्नेशन लेवल के मॉन्स्टर्स के बीच में थी जो कि बराबरी पे होते हैं। फाइनली पूरे ऑर्डर में सफोकेटिंग साइलेंस फैलता है। अलग वक्त ये वॉलेंट बैटल ये अपनी कंक्लूजन तक पहुंच चुकी थी। फाइनली कोई स्ट्रॉन्ग एल बोलता है कौन जीता। तभी बैटल फील्ड के बिल्कुल बीच में से पफ का साउंड गूंजा। वो डार्क स्मोक जो कि लोगों के परसेप्शन को रोक रहा था वो तेजी से बिखरता है। एक फाइनल शॉक वेव फैलती है जिसे बचने के लिए एल्स अपने सामने बैरियर को बनाए लेते हैं। इसी पल दोनों ही खेमों से एलिस और शाओई वूशिंग आवाजों के साथ आगे बढ़े थे। ये कैच करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। उनकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थी। दोनों ही फर्स्ट ईयर की पावर हाउसेस को इस तरीके से कोलैप्स होते हुए देख के उन सारे स्पेक्टेटर्स की आंखें वहीं पर जम जाती हैं। ये खड़े होकर बोलते हैं क्या ये एक्चुअली में एक ड्रॉ था, दोनों ही हारे। शाओई जिसकी आंखें इमोशन से कांपती हैं उस एल्डर को अच्छे सपोर्ट करके बोलता है एल्डर मार्विन आपने काफी अच्छा किया, थैंक यू। वो जानता था कि मार्विन ने बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया है। इस बैटल में रिजल्ट को बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। एल्डर मार्विन जिनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, कई जगह पे क्रैक्स जल भी रहे होते हैं, तब भी अपनी इंटेंस आवाज में कहते हैं माय लॉर्ड। सो उसकी बात है कि मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं बस थोड़ा सा पीछे रह गया। शाओई तुरंत ही मार्विन को अपने खेमे में लेके आया था। वो कहता है ओल्ड माँ आपने अच्छा किया, अब आगे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं दूसरे खेमे में डिफ की जहरीली आवाज सुनाई देती है। एलिस जिसने उसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया होता है, डिफ उससे बोलता ही और हाइनेंस तुम्हें जाके उस बुड्ढे ने अपनी ओरिजिनल पावर का भी यूज किया, मैं उसकी वजह से हार गया, आपके लिए मैं उसे रोकना चाह रहा था। एलिस हाथ वेव करके बोलती है अगर तुम हार गए तो हार को स्वीकार करो, एक्सक्यूजेस की कोई जरूरत नहीं है, अब मैटर को मैं खुद संभालूंगी, उस ग्लोरी को मैं वापस लूंगी जो कि मुझे बिलोंग करती है। उसकी उंगली के एक फ्ले पर डिफ की बॉडी वेस्टर्न टाइप के बाकी के हीलर्स के पास चली जाती है। वहीं वो वापस से अपनी सीट के ऊपर बैठ गई थी, लेकिन उसकी झुकझुकी पलकों के बीच की आंखें एक पेनिंग लाइट के साथ दिख रही होती हैं जियान और शाओई की तरफ। उसका मतलब साफ था। फाइनली शाओई जियान से बोलता है बिग ब्रदर अब मैं जाता हूँ। इस बार जियान उसे रोकता नहीं है बल्कि स्माइल के साथ कहता है जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने सालों के बाद तुम कितने बदले हो। दूसरी तरफ एलिस का फिगर भी ग्राउंड में अपेयर हुआ था। सुनाई दी थी उसकी प्रोवोकेशन से भरी हुई आवाज। वो हा करके बोलती यंग मास्टर काफी समय हो गया, तो तुम एक साथ दोशन परफेक्शन तक पहुंच चुके हो। रिडली जिसकी बॉडी से रिपल होती है पर्पल फ्लेम्स, वो हवा में फ्लोट करते हुए अरीना में अपेयर हुआ था। वो भी कोल्ड स्नॉट करके कहता है मैंने वेस्टर्न ट्राइब की प्रिंसेस एलिस की स्ट्रेंथ के बारे में काफी कुछ सुना है, मेरी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे आज ये मौका मिला है। वो हाथ आगे बढ़ा के बोलता है प्लीज एनलाइटन मी। एलिस अपनी उंगलियों को खोलती है, उसकी आंखों के किनारे से रिलीज होता है वो कोल्ड किलिंग इंटेंट। वो बहुत हल्की आवाज में कहती है मैं जानती थी कि तुम एक दिन डिजास्टर बनोगे, जब तुम पहली बार स्पेस में आए थे हमें तभी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था, लगता है तुम्हें ग्रो होने देना मिस्टेक थी, लेकिन आज मुझे कोई रूल नहीं रोक रहा, ये ऑल्टर तुम्हारी ग्रेव बनेगी। ये शब्द पहुंचे होते हैं वह शाओ की तरफ, आंखों में एक रेयर ग्लीन फ्लैश होता है। वो भी तुरंत रिप्लाई करता है तो चलो मैं देखता हूँ प्रिंसेस एलिस तुम क्या कर पाती हो। ऊपर से एल्डर मार्लिन बोलते हैं अगर तुम तैयार हो तो शुरू करो। एलिस के ब्यूटीफुल चेहरे पे आइस कोल्ड स्माइल आई थी। वो शाओ से बोलती मैं तुम्हारी कॉर्प्स को पूरा छोड़ दूंगी जिससे तुम्हारा ब्रदर आके उसे कलेक्ट कर सके। बेसिकली एलिस आज के बाद तीनों ही ट्राइब्स में अपनी एब्सोल्यूट डोमिनेंस को स्थापित करना चाहती थी। वो दोनों ही ट्राइब के लीडर को अपने पैरों से कुचल के सीधा फायर एल्फ के किंग बनना चाहती थी। चाहे शाओई हो या फिर प्रिंसेस चियानचिन, दोनों ही टैलेंटेड और पावरफुल थे, लेकिन ये उसके लिए बस स्टेपिंग स्टोन बन के रह जाएंगे। मतलब ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां सुनाई देते हैं क्रैश के साउंड, शाओई का प्रोपल्स ऑरा रिप्ट होता है, लेकिन बस दो ही लोग ही नोटिस कर पाते हैं कि जिस मोमेंट में फ्लेम अवेकन होती है ऑल्टर पे खड़ा याओजी का स्टैचू हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था जैसे वो उसे रेजोनेट कर रहा हो। वो एलिस बोलती है शाओई तो लगता है तूने रिनकार्नेशन को छू लिया है, तुम सच में इम्प्रेसिव हो। उसकी ब्लू ड्रेस पे कुछ ब्राउन फ्लेम मार्किंग्स अपीयर होने लगी थी। वहीं पे गले में क्रिस्टल नेकलेस होता है, वो एक प्रोफाउंड फ्लक्चुएशन को रेट करता है। अभी स्पेक्टेटर सीट में बैठी हुई जान की पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं होती। वहीं से कोड के बोलता है इस एलिस की स्ट्रेंथ, आई होप शाओई जीते। उसे फायर एल्फ के कंपटीशन के रूल्स की कोई परवाह नहीं थी, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत एक्शन लेगा। अभी हुआ था पहला हमला। शाओई की फ्लेम घोंसली ब्लेज
एलिस की तरह घूम के उसकी हथेली के सामने इकट्ठी होती हैं। टेक्निक का नाम था फायर स्पिरिट पाम। आसमान में अपीयर होता है एक 100 मीटर बड़ा पाम प्रिंट। ये फ्रोजन डिस्ट्रक्टिव फोर्स को लेके एलिस की तरफ बढ़ गया था। होल्ड बैक तो वो भी नहीं करती, वो कहती है नॉट बैड। बेसिकली एलिस के लिए शाओई की टेरिफाइंग स्पीड ये बच्चों का खेल होती है। हम उसकी आंखों को बंद होते हुए देखते हैं जैसे उसकी गली का क्रिस्टल नेकलेस फ्लैश हुआ था। उसकी उंगली साइड के स्पेस में प्रेस होती है। एक बटरफ्लाई शेप की शैडो जो कि प्योर इनकार्नेशन एनर्जी से बनी थी वो क्लच के साउंड सा स्पेस को तोड़ के अपनी प्रेजेंस को जाहिर करती है। दूसरी तरफ शाओई का फिगर कई आफ्टर इमेज को बनाता है जिसमें से हर एक आफ्टर इमेज के इंटेंट को कैरी करती है, लेकिन से अटैक लैंड कर पाता एलिस झटका देती है अपनी उंगली को। पफ के साउंड से सारी आफ्टर इमेज शटर हो जाती हैं। वहीं पे एलिस की उंगली छूती है शाओई के पाम को, तो शाओई का पूरा हाथ जलना गया था। उसके शरीर में कई छोटे छोटे क्रैक्स फैलते हैं। एलिस ऊपर से शाओई को ऐसे देखती है जैसे कोई हेवली एम्पर कीड़े को देख रहा हो। उसकी प्योर डोमिनेटिंग ऑरे से भरी हुई आवाज शाओई की सोल तक पहुंचती है। वो कहती है तुम्हारी बॉडी की रिइंकार्नेशन से स्टेबल नहीं है और बिना इसके तुम्हारी अभी की पावर ये मेरे सामने चींटी जैसी है। अगर कोई ट्रम्प कार्ड हो तो उसे यूज करो वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उसके शरीर में फायर एल्फ रॉयल क्लैन का खून बह रहा होता है। वो अपनी टेरिफाइंग मैस्टी को अच्छे से दिखाता है। साथ में मिक्स होती है समसरा की पावर। एक मोमेंट के लिए गिली का शरीर कांपता है। जिसकी आवाज से रिलीज होती है पर्पल फ्लेम जो कि एलिस के अटैक को पीछे ढकेल देती है। शाओई फिर से अपने कदमों को स्टेबलाइज करके बोलते हैं फर्स्ट लेवल रिइंकार्नेशन। फायर एल्फ रॉयल फैमिली की प्रिंसेस एलिस सच में स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे स्पेक्टेटर सीढ़ियों में बैठा हुआ जियान भौं से उड़ के बोलते इस लड़की की फ्लेम ये मुझे होली फ्लेम जैसी क्यों लग रही है, बस ये कमजोर है। यहाँ हो क्या रहा है। अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ उसने एक्सचेंज को अच्छे से देखा था। शाओई की स्ट्रेंथ इंप्रेसिव थी लेकिन एलिस ने उसे कैजुअली इंटरसेप्ट कर लिया। ये उसके टेरिफाइंग लेवल को बता रहा था। जियान फील कर पाता कि अगर शाओई की बॉडी से पर्पल फ्लेम्स उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती और पीछे बनने वालों हल्का सा पर्पल फ्लेम शेडो उसे बार बार बूस्ट नहीं दे रहा होता तो इस बैटल में पूरी तरीके से सप्रेस होने वाला था। ऑल्दो शाओई का ऑरा थोड़ा सा कमजोर होता है लेकिन इसके अंदर सुप्रीम प्रेशर का ट्रेस छिपा हुआ था। वो ऑल्टर मौजूद स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को भी टेंस कर देता है। लिटरली गहरी सांस भरता है और राइज होकर पहुंच जाता है उस लेवल पे जो उस प्रिंसेस एलिस के बराबरी पे खड़ा था। शाओई कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रिइंकार्नेशन सील की असली पावर क्या है। पफ थ्रम के साउंड के साथ वो पर्पल फ्लेम्स पूरी तरह से इरप्ट हो जाती हैं। बैरियर के अंदर का माहौल इन फ्लेम से ढक जाता है। एट द सेम टाइम शाओई के पीछे का वो शैडो वो मेल खाता है एक गॉडेस याओ जी से। लिटरली के दोनों हाथ पास में आए थे और आंखें ऐसी कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है फायर तो बैरियर के अंदर की हेवन और उसकी एनर्जी उसकी तरफ खींची चली जाती है। इकट्ठी होती एक मिस्टीरियस फोर्स ये स्लोली पीछे की शैडो में जाके उसे एक सॉलिड फॉर्म को देने लगी थी। ये फिगर होता जिसने पहन रखी थी गॉर्जियस ब्लैक ड्रेस जिस पर गोल्डन इंस्क्रिप्शंस थे और वो पर्पल फाइल गोल्ड क्राउन। चेहरा बिल्कुल इथेरियल था। खासकर सोल शैडो से बाहर आने वाला डिवाइन नोवल ऑरा ये 11 ट्राइब के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्फ को भी घुटनों पे लाने के लिए काफी होता है। अब ये सोल शैडो नहीं लगती बल्कि ये रियल लगती है। ये ऑल्टर के चारों तरफ लोग सीन को देखते हैं। इवन सेकेंडर मालिन जो कि शुरुआत से बिल्कुल काम रहे थे वो भी डिसबिलीव के साथ खड़े हो जाते हैं। आंखें एकदम श्रिंक हुई थी। वो कहते हैं लड़का इसने एक्चुअली में गॉडेस याओजी की सोल शैडो को बुला लिया। वहीं पे एल्फ इनके एक्सप्रेशन और भी शॉक थे। कोई कहता है ये याओजी का होली शैडो इम्पॉसिबल। उस शैडो की प्रेजेंस एकदम एब्सोल्यूट होती है जिसे सबका शरीर कांपने लगता है। एल्फ्स के बीच में कोई भी चीज जो कि याओजी के नाम से रिलेटेड होगी उसे सुप्रीम ट्रायर माना जाएगा। वहीं पे एलिस की आंखों में फ्लैश होती एक डार्क लाइट। वो उस बढ़ती हुई थ्रेड को फील कर पा रही थी। एक खतरे की घंटी जो कि बहुत समय से उसने महसूस नहीं की। एलिस कहती है द रिइंकार्नेशन सील और गॉडेस याओजी की सोल शैडो। लगता है इसे यहीं पे रोकना होगा। अगर वो शाओई को इस पावर को कंप्लीट होने देती है तो उसके प्लान्स खराब हो जाएंगे। आज की कंपटीशन ने उसे परफेक्ट चांस दिया था। अगर वो शाओई को यहाँ पे खत्म कर देती है और उसकी रिइंकार्नेशन सील को हासिल कर लेती है तो साउदर्न ट्राइब में जो छिपा हुआ है वो भी उसका हो जाएगा। एट द सेम टाइम वो 11 ट्राइब के एजेंट ट्रायर को भी हासिल कर पाएगी। एल्स की त्वचा का रंग बदला था। उसकी स्किन से ब्लू लाइट निकलती है। वो हैंड से उसको चेंज करके बोलती है स्टार बटरफ्लाई शैडो। पीछे के वॉइड में से एक यू स्क्रॉल बाहर आया था जिसमें बटरफ्लाई की इमेज को देख सकते हैं लेकिन इस वर्ल्ड में जिंदा हो उठा था। ड्रिफ ड्रिफ शावो शावो की आवाजों के साथ वो पावरफुल फ्लक्चुएशन रिलीज होती है। पूरे ऑल्टर में शॉक फैलता है। लोग कहते हैं क्या ये पागल हो गए हैं। इवन इनकार्नेशन लेवल
के पावर हाउसेस भी इस लेवल के अटैक्स को कैजुअली फेस नहीं कर सकते थे। ज्ञान हाथ को क्लेंच करके बोलता है इसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन याओजी की होली शैडो लिटरली का ऑरा बिल्कुल स्काई शेकिंग रिवर की तरह था। उन पर्पल फ्लेम्स ने उसे पूरी तरह से रैप कर लिया होता है। वहीं पे उसके पीछे की वो सोल शैडो वो और जिंदा और टेरिफाइंग लगती है, जैसे दुनिया में एक ट्रू रूलर डिसेंड हो रहा हो। सोल शैडो में से निकलने वाला प्रेशर ये वर्ल्ड एंडिंग फोर्स जैसा था। लिटरली के माथे की इनकार्नेशन सिल भी अचानक से वैंग वजिंग की आवाज के साथ एक पर्पल हालो कमेंट करती है। ये रोशनी पीछे की सोल शैडो में जाती है। ये लिटरली का फुल फोर्स अटैक था। अगर ये भी एलिस को हरा नहीं पाया तो फिर आगे जो होगा वो बिल्कुल साफ था। एलिस भी कोल्ड आवाज में कहती है चलो इसे एक अटैक में फिनिश करते हैं। उसके हाथ जो कि बिजली की रफ्तार से हैंडसीज को बदल रहे थे, इनमें से कुछ पतले पतले एनर्जी थ्रेड्स निकलते हैं। पिछली बैटल को लड़ने वाले एल्डर मार्विन जो कि अभी कमजोर थे, इस टेक्निक को देख उनका शरीर कांप जाता है। वो कहते हैं बटरफ्लाई शैडो मार्क, ये फायर एल्फ क्लैन की सुप्रीम सीक्रेट आर्ट है। सिंपल गूंजती वूश की आवाज, दो ह्यूज ग्रीन विंग्स जिनका आकार ऑलमोस्ट 1000 फीट चौड़ा होगा, ये एलिस के पीठ के पीछे खुलते हैं। वो मिस्टीरियस रिपल्स पूरे बैरियर में फैल गई थी। बेसिकली एलिस के पीछे एक बटरफ्लाई शैडो अपीयर हुआ था। ये अपनी आंखों के साथ साथ अपने विंग्स को भी अनफोल्ड करता है, फैलता है क्रशिंग ऑरा। इतना पावरफुल था कि बज बज की आवाजों के साथ वो बैरियर भी ट्रेम्बल होने लगा था। हाउएवर इसे देख के लिटरली मूव नहीं करता। वो अपनी पावर को और बिल्ड करता है क्योंकि उसके पास एक ही मौका था, बस एक अटैक। अभी उसकी आंखें बंद होती है और दोनों हाथ रिनकार्नेशन सील की पावर को एक खास तरीके से सोल शैडो के अंदर भेज रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एलिस रोकना चाहती थी। वो अपनी हथेली को उठा के बोलती है फायर स्प्रेड सील बटरफ्लाई शैडो। ये अटैक अपनी और वाले मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा था। स्पेस में क्लिकिंग आवाज सुनाई देती है, जैसे उस ऑरे के सामने हवा भी जम रही हो। फाइनली लिटरली भी अपनी आंखें खोलता है। गॉडेस याओजी की शैडो में से निकलती एक टेरिफाइंग लाइट बीम, गूंजती बूम की आवाज। दोनों फोर्सेस कोलाइड हो गई थी और उनके बीचों बीच ऐसा ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन बनता है कि उन कमजोर एल्व्स को इसके सामने अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अब सब लोगों को बस उस स्वर्लिंग पावर ही दिखाई देती है, ना कोई फिगर दिखाई देता है, ना ही कोई शेप्स, बस वो ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स। बैरियर बहुत तेजी से डिम होने लगा था, जैसे वो एक्सप्लोजन इसकी फोर्स को खींच रहा हो। इसकी स्पेस की एनर्जी खाई जा रही थी। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट एल्व्स के भी दिल कांप जाते हैं। पूरे बैरियर पर दिखाई देने लगती हैं कई ग्रे लाइंस। इवन बैरियर के चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ मौजूद होते हैं वो तुरंत से उड़ जाते हैं, जैसे इनकी वाइटलिटी को खींच लिया गया हो। सब कुछ ट्विस्टेड और अननेचुरल लगता है। इस मोमेंट में फाइनली दोनों अटैक्स अपनी लिमिट्स तक पहुंच गए थे। बीच में एक ब्लैक होल बना था, फिर बूम की आवाज के साथ वो एनर्जी बाहर की तरफ उगलता है। 11 ट्राइब के वो पावरफुल एक्सपर्ट्स अपनी सीट से खड़े होकर बोलते दोनों मॉन्स्टर्स अनएक्सपेक्टेडली ऐसी टेरिफाइंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बैरियर के अंदर जो खून मौजूद है, लगता है जल्दी विजेता सामने आ जाएगा। अरेना में गूंजती हैं डोंग 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 की आवाजें, कई वॉलेंट रिपल्स फैलती हैं और ट्रांसलूसेंट बैरियर इस तरीके से शोक होता है जैसे कोई चीज से फाड़ने की कोशिश कर रही हो। कई मिनट्स के बाद फाइनली दो फिगर्स विजिबल हुए थे। सबसे पहले बोलने वाली प्रिंसेस चियानशिन थी। ऐसा लग रहा था वो उस डिम क्योस के अंदर सीधा देख पा रही हो। वो कहती है एक ड्रॉ। एल्डर मालिन और जियान भी एक दूसरे से ग्लेंसेस एक्सचेंज करते हैं। अभी बैरियर के अंदर की फ्लक्चुएशन शांत नहीं हुई होती, लेकिन फिर प्रिंसेस चियानशिन को रिजल्ट कैसे मालूम पड़ गया। अभी सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी भौहें से कोड़ ली थी। पानी जब धूल मिट्टी साफ होती है, दो फिगर्स क्लियर हुए थे। एलिस की जो लेजी एलिगेंस वाली स्टाइल थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा सोलम होता है और हथेली में नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। वो टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर, इसने उसके एक्सप्रेशन को डिसबिलीफ से भर दिया था। वो जो कि ट्रू फर्स्ट ईयर इनकार्नेशन की पावर को रखती है, उसे इस एक्सटेंड तक पुश कर दिया गया। और किसके द्वारा? वेल, एक परफेक्शन इर्शाद दोशान के द्वारा। इवन अपने क्लैन की सुप्रीम फायर स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करने के बाद भी वो शाओई को खत्म नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ लिटली की बॉडी में भी कई घाव होते हैं। उसकी बाहों से होके उंगलियों से वो बैंगनी खून टपकता है। चेहरे पे थकान क्लियर दिखती है। वेलिस जिसका दिल हेट्रेड और रेज से भर गया था, वो लिटली की तरफ देख के बोलती यंग मास्टर ई, तो अपनी एबिलिटीज को काफी गहराई से छिपा रहे हो। बस सवाल ये कि इस लेवल की पावर को तुम कितना हैंडल कर पाओगे। बेसिकली अगर पॉसिबल होता तो उसकी नजरें शाओई के पर कच्चे उड़ा देती, किलिंग इंटेंट तो शाओई की आंखों में भरा होता है। वो हाथ को क्लेंच करके बोलते हैं वन रिइनकार्नेशन स्टेज। एलिस की पावर ओवरवेलमिंग थी। बिना उसकी रिइनकार्नेशन सील की एम्पलीफाइंग पावर के साथ वो जानता था कि इस क्लैश में वो टिक नहीं
नहीं पाता। अभी शाओई ने भी अपने सारे सीक्रेट्स नहीं खोले थे, क्योंकि संसरा सील को ओपन करने का मतलब होगा कि उसका वो डीपेस्ट सीक्रेट जो कि फायर एल्फ क्लैन की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और उसका वो अनबॉर्न होली फ्लेम एम्ब्रियो ये दुनिया के सामने आ जाएगा। और अभी सबको रिस्क करने का समय नहीं है। ध्यान जाता है एलिस की तरफ, जो अपने पाम को उठा के बोलती है, फायर एल्फ में किंग बनने की वर्दी बस मैं हूँ। इसलिए उसकी हथेली के सामने इकट्ठा होने वाला सायरन ग्लो एक छोटी सी ग्रीन बटरफ्लाई को बनाता है। और देखने में तो बहुत डेलिकेट लग रहा था, लेकिन इसके अंदर के और ने सबकी रूहें कपा दी थी। वो तितली हल्का सा डांस करती है, वो रिलीज करती है बारिश की बूंदों जैसी रोशनियों को, एक प्योरीफाइंग हो रहा था। इस तितली के पंखों में कई रिंग्स बने होते हैं जो कि मिस्टीरियस पावर को रेडिएट कर रहे थे। क्राउड के बीच में गहरा शॉक फैलता है। लोग कहते हैं वो ओरिजिन पावर, स्पिरिट एल्फ की ओरिजिन पावर। एल्फ्स बाकी के रेसेस के ऊपर इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचुरल स्पिरिट्स को कमांड कर सकते थे। और बेसिकली एल्फ्स के बीच में वो लोग जो कि नेचुरल स्पिरिट्स को सबड्यू और रिफाइन कर पाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है ट्रू रॉयल्टी। फायर स्पिरिट, वुड स्पिरिट, विंड स्पिरिट, हर ट्राइब के पास अपने टाइप्स होते हैं। एलिस की वो बटरफ्लाई स्पिरिट उन रेयर वुड स्पिरिट्स में से एक थी। इसे सबड्यू करने के बाद उसने इसके अंदर की ओरिजिन पावर को अपने लिए हासिल कर लिया था। ये उसे खतरनाक बूस्ट देती है। बस कुछ गिने चुने एल्फ्स होते हैं जिनके पास नेचुरल स्पिरिट ओरिजिन्स होती हैं। ज्यादातर एल्फ्स वॉरियर, इवन वो स्ट्रॉन्ग लोग भी इंसानों की तरह अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स पर रिलाई करते थे। इसलिए एलिस जैसे नेचुरल स्पिरिट होल्डर्स ये बिल्कुल अलग ही लीग में होते हैं। वो बटरफ्लाई अपने पंखों को फड़फड़ाती है, धड़कनों की तरह पफ की आवाज के साथ नीली एनर्जी का सैलाब फैलता है। इसके पंखों के अजीब से निशान विगल करने लगे थे। आंखें नैरो होती हैं शाओई की भी। वो दांती मीस के बोलता है मैं भी हार नहीं मानूंगा। उसकी रिइंकार्नेशन सील फिर से ग्लो करने लगती है। वो फ्लेम उसके खून से मिलती है, जैसे हम शाओई की नसों को चमकते हुए देखते हैं। वो शूट करता है एक पर्पल फ्लेम फिस्ट को जो कि एरिना के बीच में टकराती है बटरफ्लाई स्पिरिट की पावर से। लेकिन चाहे प्रिंसेस चांचन हो या फिर एल्डर मालिन, ये क्लियरली देख पा रहे थे लिटरली ये थक चुका होता है। वहीं पर रिइंकार्नेशन पावर को पोजेस करने की वजह से उस बटरफ्लाई स्पिरिट में एक अलग ही स्तर की पावर थी। बूम के साथ कोलिजन होता है, प्रेशर से जमीन में क्रैक्स फैलते हैं। ऑफ कोर्स ऑल्डर का ये फ्लोर अपने आप खुद को हील भी करने लगा था। तुरंत ही बटरफ्लाई स्पिरिट की क्रशिंग पावर को फील करके शाओई की फेस मसल स्विच होती है। मुंह से गर्क की आवाज के साथ खून बाहर आया था। फाइनली बटरफ्लाई स्पिरिट शाओई के अटैक को पीस बाय पीस शैटर करने लगती है। हम उन पर्पल फ्लेम्स को श्रिंक होते हुए देखते हैं। उसका ऑरा डिम हुआ था तो ये माटी की रिइंकार्नेशन सील भी कमजोर हो जाती है। अब लिटरली और होल्ड नहीं कर सकता था। सामने वो बटरफ्लाई स्पिरिट किसी टूटते हुए सितारे की तरह लिटरली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी थी। वो एलिस भी हंस के बोलती है डाई। शाओई की कंडीशन को देख के एलिस को ऐसा लगता है जीत बिल्कुल उसके हाथ में है और अब वो इंतजार नहीं कर सकती थी। वो तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है, स्पेस फट जाता है। लेकिन जस्ट एलिस को भरोसा हुआ था कि जीत उसकी हो चुकी है, तभी आसमान ट्रेम्बल हुआ था। गूंजता एक मैस्टिक साउंड, एक हंसती हुई आवाज कहती है हा हा। फायर एल्फ क्लैन की प्रिंसेस एलिस सच में अपनी रेपुटेशन की वर्दी है। इस सायन बटरफ्लाई स्पिरिट का सामना करने के लिए एक सायन लाइट शूट होती है, पूरा ऑर्डर हिल जाता है। बेसिकली अब मैदान में कोई और आ चुका था। वो सायन फिस्ट अटैक बूम की आवाज के साथ उस बटरफ्लाई स्पिरिट की पावर से टकराता है। बनता है एक मैसिव एक्सप्लोजन। उस बैरियर में से क्रिकिंग आवाजें निकलती हैं। वो स्टेबल स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो गया था। अपने अटैक को इस तरीके से रुकते हुए देख के वो सेलेस की ब्यूटीफुल आंखें मर्डरस फ्यूरी से भर जाती है। वो किसी पागल बीस की तरह चारों तरफ देखती है। वो गुर्राती कौन, इस प्रिंसेस के परफेक्ट किल को खराब करने की किसकी हिम्मत हुई। इस अटैक ने शाओई को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। फिर ये एंशिएंट माउंटेन लाइक फोर्स कहां से आई। और शाओई के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से ग्लूमी हो चुके थे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके हाथों से कितना खून बह रहा है, भले पिछला अटैक उसकी जान लेने वाला हो, लेकिन शाओई की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक रेयर मैडनेस होती है। और गाती म्यूजिक बोलता है बिग ब्रदर। जान जैसे डीप ब्लू हालो ने ढक रखा था, वो किसी टीचर की तरह शाओई के सामने अपेयर होता है। वो कहता है लिटरली तुम्हें वो यूज नहीं करना चाहिए था, उसकी बैकलैश कुछ ज्यादा ही तेज है। तुम्हारे बड़े भाई होने की वजह से मैं तो अपनी जान को इस तरीके से कैसे गवाएं दे सकता हूँ। अभी ऑर्डर की चारों तरफ सब लोग डिसबिलीफ से जम चुके होते हैं। प्रिंसेस एलिस का पिछला अटैक, एक स्ट्राइक जो कि ट्रू रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स को भी अनईजी फील करवा रही थी, उसे जियान ने बस एक फिस्ट अटैक से रोक लिया था। ये सीन बिल्कुल अननेचुरल लगा था। ईस्टर्न ट्राइब की प्रिंसेस चांचन की जेंटल आंखें भी एक अनसर्टेनिटी से फ्लैश होती हैं। वो अरीना की तरफ देख के बोलती है जियान ये सिंपल नहीं है,
उसके हाथ को ढकने वाली ब्लू पावर ये इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है? क्या क्या ये उस लॉर्ड से कनेक्टेड है? चाहे उसकी होली फ्लेम हो या फिर वो अजीब सी साइन एनर्जी। चैनचिन की इंस्टिंक्ट्स उसे जियान के बारे में वार्निंग देती है। लिटरली अपने हाथ को क्रैच कर लेता है। वो अपनी पहली नजरों के साथ एलिस को देखने लगा था। रूमर्स कहते हैं कि फायर एल्फ रेस के अंदर एलिस ने कई लेजेंडरी चीजों को अचीव किया है। अब डायरेक्टली उसका सामना करने के बाद शाओई फाइनली समझ चुका था ये एलिस ओवरवेलमिंगली पावरफुल थी और उसे शक था कि अब भी उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया है। तभी जंग का हाथ प्रेस होता है उसके कंधे के ऊपर। वो उसे पीछे पुश करके बोलते है अब इसे मुझे संभालने दो। हमारे बड़े भाई होने की वजह से मुझे कोई डिग्निटी दिखानी चाहिए वरना हम सो कॉल्ड एलीट्स को कैसे डराएंगे। वो इस बैटल को बिल्कुल कैजुअल लेता है। जियान की आंखों की डिटर्मिनेशन को देख के शाओई समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ठीक है लेकिन बस केयरफुल रहना। वो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वापस से इनर ऑर्डर पे आ जाता है। फाइनली हमारा फोकस गया था एलिस के ऊपर जिसकी आंखें बिल्कुल खूनी हो गई थी। पूरे चेहरे पे वो नोबल एलिगेंस कहीं दिखाई नहीं देता। वो खूंखार जानवर की तरह लगती है। वो धाड़ती यू लिटिल बीस्ट तूने मेरे परफेक्ट एग्जीक्यूशन को खराब कर दिया। वो फिर वेस्टर्न ट्राइब का चीफ जिसका नाम डिफ था वो अपनी सीट से खड़े होकर बोलते सेकंड एल्डर क्या साउदर्न ट्राइब का ऐसा बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट नहीं है? इस इंसान ने पहले तो हमारे फायर एल्व्स की अथॉरिटी को इंसल्ट किया और अब तो ये बीच बचाव करके सीधा रूल्स को ब्रेक कर रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसे तुरंत ही अरेस्ट करके एक ही बार में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। लास्ट मोमेंट में बस एलिस ही नहीं बल्कि पूरी वेस्टर्न ट्राइब को भरोसा हो चुका था जीत बिल्कुल इनके हाथ में है। लेकिन जियान ने जो मामला खराब किया है और वेस्टर्न ट्राइब का हर एक मेंबर उसे हड्डियों तक नफरत करता है। हवा में फ्लोट करने वाले एल्डर मालिन के एक्सप्रेशन भी ट्विच होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। अगर जियान बस एक अनजान सा इंसान होता तो उसे तुरंत खत्म कर देते लेकिन शाओई उसका मुंह बोला भाई था और दोनों ही कैरी करते थे होली फ्लेम। फायर एल्फ ट्राइब जो के अंदर से तबाह हो रही है उस बीमारी को सही करने के लिए होली फ्लेम बिल्कुल एसेंशियल है। यही रीजन है जिसकी वजह से फायर एल्फ ट्राइब की पेट्रियार्क इस कंपटीशन को पर्सनली अटेंड नहीं कर पाए। लगता है जियान ने बिल्कुल सही शक किया था। कोई चीज सच में फायर एल्फ ट्राइब को इन्फेक्ट कर चुकी थी। आज का कंपटीशन बस एक नए लीडर को इलेक्ट करने के लिए नहीं हुआ होता बल्कि क्लैन एक ऐसे कैपेबल मेंबर को ढूंढना चाहता है जो कि एल्फ ट्राइब के लैंड में जाके उस छिपे हुए खतरे को सॉल्व कर सके। हमारा फोकस गया था जियान के ऊपर जो कि फ्लैट स्माइल के साथ बोलता है शुरुआत से रूल्स बिल्कुल क्लियर है। हर एक ट्राइब के पास 3 फाइटर्स होंगे जो भी अंत तक खड़ा होगा वो जीतेगा। मैंने अपने कदम इसलिए आगे बढ़ाए क्योंकि मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना था। आखिरकार प्रिंसेस एलिस फर्स्ट ईयर इनकार्नेशन एक्सपर्ट है और अब क्योंकि शाओई हार चुका है तो मेरी बारी है। मुझे लगता है प्रिंसेस एलिस आपको इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके शब्दों के सुन के पूरे ऑल्टर में अलग अलग भुनभुनाने की आवाज सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं क्या ये पागल है? लॉर्ड लिडली अपनी रिनकार्नेशन सील के साथ भी एलिस को हरा नहीं पाए। फिर इंसान जो कि बस एक मिड से एस्टा दोशियान है वो उसे चैलेंज कैसे करेगा? तो कोई कहता है कैसा जोक चल रहा है। वो एलिस जो कि अपनी थोड़ी सी कामनेस को रिकवर कर चुकी थी वो हम करके बोलती मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। ये मैं सोचू कि अगर एल्डर माली ने रूल सेट किया है तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। 1000 वर्ल्ड में होली फ्लेम को सुप्रीम प्लेयर कहा जाता है लेकिन तुम्हारे हाथों में वेस्ट हो चुका है। अच्छा हुआ कि तुम इसे मेरे हवाले कर दो। अपने गुस्से को सप्रेस करने के बाद वो रियलाइज कर चुकी थी कि शाओई तो हाथ से गया और उसका असली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लैन का लीडर बनना क्योंकि जैसे ही वो थ्रोन को हासिल करेगी उसके पंजे से शाओई बच नहीं सकता। जन स्माइल के साथ बोलता है ही प्रिंसेस एलिस आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आज मैं बस फायर एल्व्स के फ्लेम कंट्रोल मेथड्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता। वेंगूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी से स्कॉचिंग वेव्स रिलीज होने लगती है। वे उगते हुए सूरज की तरह ऊपर उठने लगा था। हवा में फ्लोट करने वाले एल्डर मालिनी भी अपनी हथेली को उठाते हैं। रिलीज होती है एनर्जी की रिपल्स जो कि अरीना के बैरियर को फिर से हील कर देती हैं। वो अनाउंस करते हैं साउदर्न ट्राइब का लास्ट फाइटर वर्सेस वेस्टर्न ट्राइब का लास्ट फाइटर। इनमें से जो भी हारेगा वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएगा। वेस्टर्न ट्राइब के सपोर्टर्स तुरंत ही बोलते सेक्रेड एल्डर क्या ये अननेसेसरी नहीं है? एक साथ दोशियान रिनकार्नेशन से फाइट कर रहा है। ये बैटल तो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो कोई कहता है ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इसने होली फ्लेम को हासिल कैसे किया? बेसिकली कोई बिलीव नहीं करता कि जान एक मोमेंट भी टिकेगा। आखिरकार रिनकार्नेशन ये वो थ्रेशोल्ड था जहाँ पे सारे जीनियसेस रुक जाते थे। आई मीन ऑलमोस्ट। ये गैप ही इंसानों और ट्रू सुप्रीम्स को अलग करता था। आखिरकार ये दूरी होती है हेवन और अर्थ जैसी। एक ऐसा कैज़म जिसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। देखो जो लास्ट लाइन का इस्तेमाल हुआ है वो स्टाइल को ऐड करने के लिए था।
इसका मतलब तुम लोग गूगल से तलाश लेना, क्योंकि हम इस फाइट को शुरू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज पहले से ही काफी चीजें इंटेंस हो चुकी हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। साथ में अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हो। वही भी जिसका एक एपिसोड से पेट न भरे और रहना चाहता हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, वो अपने लेवल्स को इमोटल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकता है। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।